मैं बहुत आभारी हूँ रवि राय स्मारक समिति का कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि रवि राय की स्मृति में जो व्याख्यान माला यहाँ आयोजित की जाती है प्रत्येक वर्ष, मैं उसमें भाग ले सकूं। मुझे बिल्कुल नहीं पता और इस व्याख्यान के बाद संभव है कि आपको निराशा होगी कि रवि राय स्मारक समिति ने बिल्कुल ही एक अपात्र को चुना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिनकी स्मृति में आप शामिल होते हैं उसका स्पर्श ही आपको एक तरह की गुरुता प्रदान करता है, एक तरह की उच्चता प्रदान करता है। तो आपको इस एक घंटे में कोई लाभ होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी मेरे पास नहीं है। लेकिन मुझे उस स्मृति के चलते एक प्रकार की गुरुता का लाभ होता ही रहेगा और इस वजह से मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ विशेषकर प्रफुल्ल सामंतराय का कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और आज हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बैठे हुए हैं। यहाँ शुरू में प्रोफेसर मोहंती ने और फिर प्रोफेसर पटनायक ने प्रस्तावना में कुछ बातें की। जब हम इस व्याख्यान का विषय चुन रहे थे तो मुझे बहुत दुविधा थी, और दुविधा इसलिए थी कि बहुत सारी बातें मन में उमड़ घुमड़ रही थीं। क्या बात की जाए? एक सुव्यवस्थित व्याख्यान निश्चय ही इस अवसर पर दिया जाना चाहिए, एक सुचिंतित और सुव्यवस्थित। लेकिन जब आप रवि राय जैसे व्यक्ति की स्मृति में बात कर रहे हैं, जिनका पूरा जीवन ही राजनीति में पगा हुआ जीवन था, और वह भी राजनीति ऐसी जिसमें रोजाना जो कुछ भी हो रहा हो, दैनंदिन जो कुछ भी हो रहा हो, उसका उत्तर रवि राय अपनी कार्रवाइयों से देने की कोशिश कर रहे थे। उनको रोज ही निर्णय लेने पड़ते थे कि वे क्या करेंगे। तो आज आपके समक्ष जो हो रहा है उसकी उपेक्षा करके आप कोई स्थायी महत्व की बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने यह निर्णय किया कि हम बिल्कुल आज के क्षण पर बातचीत करेंगे, जो आज का क्षण है, जिस क्षण में हम और आप सब रह रहे हैं, और जिस क्षण को समझना और उसमें अपनी भूमिका तय करना हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि इस व्याख्यान में इसका शीर्षक जो हमने चुना था, ओडिया में उसका अनुवाद कुछ और हुआ है। हमने चुना था 9/11 के बाद भारत किधर। ओडिया में है उच्चतम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत, परवर्ती भारत, जो लगभग एक ही बात है। लेकिन मैं प्रश्न करना चाहता था कि भारत किस दिशा में किधर जाएगा। यह प्रश्न सुनने में बहुत ही नाटकीय मालूम पड़ सकता है। भारत किधर, इसमें एक तरह की नाटकीयता का एहसास हो सकता है। एक राष्ट्र, राज्य जिसका जीवन 70 साल से ऊपर का हो गया हो, आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि उसकी दिशा तय हो गई है। जैसा आज संसद के संयुक्त सत्र में दावा भी किया गया राष्ट्र के प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्य के प्रधानमंत्री के द्वारा, ये संविधान बिल्कुल अचल खड़ा है और उसको कोई हिला नहीं सकता और उसको गिराया नहीं जा सकता। तो अगर संविधान अचल है, उसको हिलाया नहीं जा सकता, तो फिर इस नाटकीय प्रश्न का कोई स्थान भी नहीं। भारत किधर? क्योंकि भारत की एक दिशा जो संविधान ने तय कर दी थी, जो उसकी प्रस्तावना में यहाँ लिखी हुई है, संभवतः भारत को उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन हम सब लोगों को मालूम है कि यह संविधान भी मनुष्यों के द्वारा बनाया गया था और इस संविधान को बनाए रखने का दायित्व तो मनुष्यों पर ही था। और जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं बल्कि गांधी, नेहरू और दूसरे तमाम लोगों ने भी कहा था कि दरअसल यह संविधान बहुत ही उदात्त मूल्यों को लेकर चलता है, लेकिन यह संविधान उन उदात्त मूल्यों को तभी तक लेकर चल सकता है जब उसके योग्य व्यक्ति उसको लेकर चल पाए। यदि व्यक्ति अयोग्य हैं, अपात्र हैं,
तो फिर संविधान की उदात्तता उसके शब्दों में कितनी ही व्यक्त होती हो, हमारे जीवन में वह व्यक्त होती हुई नहीं दिखलाई पड़ती। इसलिए आज 26 नवंबर 2019 को जब हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और उस दिन जो संविधान दिवस है, तो एक साथ कई घटनाएं हैं जो एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रही हैं हमारा और आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। जाहिर है एक घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच रखा है। वह घटना उड़ीसा से दूर घटित हो रही है, मुंबई में घटित हो रही है, और सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि मुंबई और दिल्ली में घटित हो रही है। उस पर पूरे भारत के लोगों का ध्यान लगा हुआ है। महाराष्ट्र में क्या होगा? आज शाम तक यानी यहाँ आते आते घटना चक्र काफी तेजी से घूम गया है, और उससे भी संविधान की जो जटिलता है, संविधान को बनाए रखने की जटिलता, उसका एहसास होता है। पिछले 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसमें संविधान ने जिन संस्थाओं का निर्माण किया है, उन सारी संस्थाओं को हम कसौटी पर चढ़ा हुआ देख सकते हैं। वह संस्था विधायिका की संस्था है, चुनाव की संस्था है, वह संस्था राज्यपाल की संस्था है, वह संस्था राष्ट्रपति की संस्था है, वह संस्था पूरे देश के मंत्रिमंडल की संस्था है, प्रधानमंत्री की संस्था है और उच्चतम न्यायालय की संस्था है। इन सारी संस्थाओं को हमने पिछले 3 दिनों में लगातार काम करते हुए देखा है, और यह बात हम सब लोग स्वीकार करेंगे, कम से कम इस सभागार में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वे स्वीकार करेंगे कि उनमें से किसी के मन में भी यह निश्चित नहीं था कि कौन सी संस्था क्या करने जा रही है। यह निश्चित आज सुबह तक मेरी कई पत्रकारों से बात हो रही थी, आज सुबह तक हर कोई अनुमान करने का प्रयास कर रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दिनों ऐसे प्रसंगों में जो निर्णय दिए हैं, उन निर्णयों के आलोक में वह निर्णय देगा, इसको लेकर सारे लोग निश्चित नहीं है। इसका अर्थ ही यह है कि सर्वोच्च न्यायालय की संस्था पर लोगों का विश्वास नहीं है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि कुछ सिद्धांत स्थिर हो चुके हैं, स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से स्थिर किए जा चुके हैं। पिछले दिनों ही कर्नाटक के मामले में जो फैसला किया सर्वोच्च न्यायालय ने, उससे स्थिर हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय को 2 दिन लग गया अपने उसी निर्णय पर पहुंचने में। ये 2 दिन बहुत लंबी अवधि थे, कुछ लोग कह सकते हैं ये छोटी अवधि थी, लेकिन इन 2 दिनों की व्याख्या अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से करेंगे। कई लोग इन 2 दिनों की व्याख्या इस रूप में कर रहे हैं कि इससे जो शासक दल है उसको पर्याप्त अवसर दिया जा रहा था कि वो अपने लिए बहुमत इकट्ठा कर ले, लेकिन दूसरे लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा करके आप सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एक सुचिंतित निर्णय करने का प्रयास कर रहा था। अंततः यह तर्क दिया जा रहा है कि अंततः राज्यपाल नाम की एक संस्था है, और राज्यपाल नाम की एक संस्था को संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं, और सर्वोच्च न्यायालय इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है कि राज्यपाल के अधिकार का वह उल्लंघन न कर दे या उसकी अवमानना न कर दे। लेकिन हम सब लोग 5:27 पर जो कुछ भी 2 दिन पहले राज्यपाल ने किया, उसके बाद राज्यपाल के पद की संवैधानिकता को लेकर ही हम सबके मन में संदेह पैदा हो गया। यह प्रसंग मैं सिर्फ इसलिए उठा रहा हूं कि यह एक घटना है, जिस एक घटना ने हमारे दिमाग में उथल पुथल मचा रखी है, और इस पर हम सब लोग विचार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग लगातार अखबारों में लिख रहे हैं, इसका विश्लेषण कर रहे हैं। कई कानून के जानने वाले, आईन के जानने वाले लोग अलग अलग पहलुओं से इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो सहज बुद्धि से काम लेते हैं वह इस पूरी घटनाक्रम का एक सीधा सा अर्थ भी कर पा रहे हैं, इसलिए वो अतिरिक्त विश्लेषण में जाने की जरूरत महसूस नहीं करते। अगर इस बात को हम यहीं छोड़ दें तो आज एक दूसरी घटना भी सर्वोच्च न्यायालय में घटित हुई, जिस घटना का संबंध उड़ीसा से है, लेकिन वह घटना राष्ट्र के चेतना पटल पर कोई भी निशान भी छोड़ पाई होगी, इसमें मुझे पर्याप्त संदेह है। वह घटना उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा में आज से कई वर्ष पहले कंधमाल में जो कुछ हुआ उससे जुड़ी हुई है।
और उसके बाद गिरफ्तार किए गए 7 लोग जिनको उम्र कैद की सजा दी गई थी, उन 7 लोगों से जुड़ी हुई है। 2 जिनको पहले जमानत मिल चुकी थी, उसके बाद आज 5 और लोगों को जमानत मिली है। वे 5 लोग जो आदिवासी हैं, जिनको लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या का आरोपी बनाया गया और उसके बाद उनका अभियुक्त भी ठहरा दिया गया और अपराधी मानकर उनको सजा भी सुना दी गई। उनकी जमानत पर पिछले कई वर्षों से काम चल रहा था और आज अंततः वे कहा जा सकता है कि वे 7 जमानत पर बाहर हैं। वे 7 भी इस भारत नाम के गणतंत्र के सदस्य हैं, बराबर के सदस्य हैं, एक प्रकार से अन्याय के शिकार हैं, लेकिन उनके न्याय के संघर्ष में भारत की जनता का कितना हिस्सा लगा हुआ है, यह समझना बहुत कठिन है। मैं ये कह सकता हूं और फिर दावे के साथ कह सकता हूं और दुख के साथ कहना चाहूंगा कि इन 7 लोगों के न्याय के संघर्ष में सिर्फ ईसाई समूह लगे थे, सिर्फ ईसाई समूह लगे थे। ईसाई समूहों के अलावा इन 7 लोगों की रिहाई भारतीय गणतंत्र के अन्य सदस्यों के लिए विषय नहीं थी, उनकी चिंता का विषय नहीं थी। मैं उन लोगों को जानता हूं जो इन 7 लोगों के मसले को लेकर पिछले कई सालों से फिल्म बनाकर शहर शहर में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वकीलों को इकट्ठा कर रहे हैं और इसमें काफी संसाधन लगते हैं, पैसा लगता है, बाकी चीजें लगती हैं, लेकिन वह सब करने में इस भारतीय गणतंत्र की राजनीति को भी कोई दिलचस्पी हो, इसका कोई प्रमाण नहीं। भारतीय गणतंत्र को बचाने का दावा करने वाले और उसका शासन करने का दावा करने वाले जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इसमें कोई योगदान किया हो, किसी भी राजनीतिक दल ने जो स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, इसका कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। यह काम पूरी तरह से उन लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया है जिनको सिविल समाज का सदस्य कहते हैं, सिविल सोसाइटी। और इस चीज में एक दूसरी बात छिपी हुई है। वो बात यह छिपी है कि यह जो हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, जिस प्रस्तावना में वादा किया गया है, और इस प्रस्तावना को एक बार हमें ध्यान से देखना चाहिए, यह है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता समानता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, जिसे अंग्रेजी में लिखा गया है, टू सिक्योर टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन, यानी संविधान बनाते वक्त इस प्रस्तावना को लिखते समय और जब जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया संविधान सभा में, उस समय और संविधान को अंतिम रूप देते समय हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने अहंकार से भरकर यह नहीं कहा कि यह सब कुछ उपलब्ध है। उन्होंने कहा वी हैव टू सिक्योर टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑल दिस। सो भारतीय गणतंत्र का जो पूरी यात्रा है, वह पूरी यात्रा दरअसल इन सब को उपलब्ध करने की यात्रा है। और इन सब को उपलब्ध करने का मतलब यह है कि भारतीय गणतंत्र में जो कोई भी है, प्रत्येक व्यक्ति, उसको ये सारी चीजें यानी समानता, न्याय और सबसे अंतिम जो है वह है बंधुता, फ्रेटर्निटी अंग्रेजी का शब्द जिसके लिए इस्तेमाल किया गया, बंधुता या मित्रता आप उसको कह सकते हैं। ये चारों, और इस बात को मुझसे अधिक राजनीतिवेत्ता जानते हैं, राजनीति शास्त्री जानते हैं और इस पर बहुत बहस हुई है और इसलिए भारतीय संविधान को एक अनोखा संविधान कहा गया है। ये चारों एक दूसरे के बिना संभव नहीं है। समानता न्याय के बिना संभव नहीं है और न्याय में समानता की भावना नहीं हो तो फिर वह भी संभव नहीं है।
और यह सब कुछ स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं है। और इन सब में जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक धूमिल पड़ चुकी है, धुंधली पड़ चुकी है, वह है व्यक्ति की गरिमा। उन सब में व्यक्ति की गरिमा, आप इसे डिग्निटी कह लीजिए, सम्मान कह लीजिए, यह व्यक्ति शब्द सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने उड़ीसा के इन 7 आदिवासियों के रिहाई का प्रसंग आपके सामने रखा, जो आज ही के दिन घटित हुआ है, और कम से कम और किसी चीज के लिए नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की पिछले दिनों हमने काफी आलोचना की है, लेकिन कम से कम इस मानवीयता के लिए आज हम सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दे सकते हैं, उड़ीसा की जनता की तरफ से दे सकते हैं और भारतीय जनता की तरफ से दे सकते हैं। लेकिन इसी में वो वेदना छिपी हुई है कि हमें धन्यवाद देना पड़ रहा है एक ऐसी वस्तु के लिए जो सहज ही प्राप्य होनी चाहिए थी, जिसके लिए इतना अतिरिक्त श्रम और प्रयास हमें नहीं करना चाहिए था। जो इन 7 आदिवासियों को ऐसा लगना चाहिए था कि उनके लिए स्वयं राज्य प्रयास करेगा, लेकिन राज्य उनके विरुद्ध खड़ा था और उनके साथ बहुत कम लोग खड़े थे। और इसीलिए हमें अतिरिक्त रूप से सर्वोच्च न्यायालय को आज धन्यवाद देना पड़ता है। इसलिए भी 26 नवंबर संविधान दिवस के दिन इस घटना को चिन्हित करना आवश्यक है कि यह आज के भारतीय परिदृश्य में घटने वाली एक दुर्लभ घटना है। ऐसी घटनाएं अब दुर्लभ होती जा रही हैं, जिसमें व्यक्ति की गरिमा को सबसे ऊपर रखा जाए, जिसे हम जमानत कहते हैं। जिस जमानत पर इनको रिहा किया गया है, उस जमानत के मूल में जो एक बात है वह है व्यक्ति की गरिमा। आप किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कारागार में नहीं रख सकते, उसे जेल में नहीं रख सकते। व्यक्ति को भारतवर्ष में इस बात का अधिकार मिला हुआ है कि उसे आप इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते कि जबरदस्ती वह अपने विरुद्ध ही गवाही दे। इसीलिए जो पवित्र सिद्धांत है किसी भी स्वतंत्र गणराज्य का, और भारत का सबसे पवित्र सिद्धांत है, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है हैबियस कॉर्पस। अंग्रेजी में शब्द है हैबियस कॉर्पस, हिंदी में जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहें या हैबियस कॉर्पस कहें, उसका मूल है मुझे पेश करो, मुझे सामने रखो। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद भारत में जिस दुनिया के आधुनिक गणतंत्रों का, जो लोकतंत्रों का जो मूल पवित्र सिद्धांत है, यानी मेरी स्वतंत्रता अक्षुण्ण है, मेरी गरिमा सबसे ऊपर है, व्यक्ति की गरिमा सबसे ऊपर है, उसकी स्वतंत्रता सबसे ऊपर है, उसको पूरी तरह से धूलिसात कर दिया गया। ये 7 हमारे मित्र अभी रिहा हैं, 7 भारत के नागरिक रिहा हैं और बाहर शायद आ गए होंगे या आ रहे होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन कश्मीर में जिन लोगों को जेल में रखा गया है, जिनको उनको घरों में रखा गया है, उनकी तरफ से जब सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा इसे सुनने की बहुत जल्दी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि भारतवर्ष में कुछ लोगों की स्वतंत्रता के लिए कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की स्वतंत्रता उतना महत्व नहीं रखती है कि उन पर फौरन सुनवाई की जाए। जब मैं इस पूरे प्रसंग को देख रहा था, उस समय संयोग से मैं जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री के उन पत्रों को पढ़ रहा था जो वे हर पखवाड़े, हर 15 दिनों पर अपने मुख्यमंत्रियों को लिखा करते थे, लेटर्स टू द चीफ मिनिस्टर्स। और उसमें मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, और यह संयोग ही था कि उसी समय मैं उन पत्रों को पढ़ रहा था कि उसमें नेहरू बार बार, उस वक्त चीफ मिनिस्टर को प्रीमियर कहते थे, उसमें बार बार वो अपने मुख्यमंत्रियों को लिख रहे हैं कि आपको मैं सावधान करना चाहता हूं कि आप हैबियस कॉर्पस की स्पिरिट को वायलेट ना करें। ये वो बार बार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कानून
पारित मत कीजिए अपने यहां जिस कानून से न्यायालय की उस क्षमता पर सीमा लग सके, उसको रोका जा सके, जिससे हेबियस कॉर्पस की स्पिरिट बनी रह सके। यानी नेहरू जो कि एक नए स्वतंत्र राज्य के प्रमुख हैं, वो इस बात की वकालत कर रहे हैं, इस बात के लिए अपने मुख्यमंत्रियों को कह रहे हैं कि सबसे ऊपर है व्यक्ति की गरिमा। आप व्यक्ति को अनावश्यक रूप से खुद उससे ही दूर नहीं रख सकते हैं। कैद रखने का मतलब है व्यक्ति को उससे दूर रखना। यह काम आप नहीं कर सकते। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद हमने यह देखा कि इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने ही उठाकर ताक पर रख दिया। इस न्यायालय की खिल्ली एक दूसरे ढंग से उड़ी। हालांकि उनका नाम लेने में बहुत लोगों को परहेज होगा, क्योंकि स्वयं उनकी नीतियों के शिकार भारत के लोग रहे हैं, उड़ीसा के लोग भी रहे हैं। भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम, जिनकी जमानत की याचिका को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय लगातार ठुकरा रहा है, और इस पर सारे विधिवेत्ता लिख रहे हैं कि यह कानून का सीधा सीधा मजाक है जो दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली का सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, जिसमें वह पी चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर रहा है। हमारे विधिवेत्ता मित्र मोहन गोपाल ने लिखा कि यह अधिकार भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ है, जैसे कहते हैं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मुझे अपने विरुद्ध बोलने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आप मुझे कैद करके मुझसे पूछताछ नहीं कर सकते। कस्टोडियल इंटरोगेशन संविधान की भावना के विरुद्ध है, लेकिन कस्टोडियल इंटरोगेशन अब भारतवर्ष में एक नियम बन गया है, और भारतवर्ष के न्यायालय और भारतवर्ष के राजनेता भी इसमें बुरा नहीं मानते कि यह दरअसल उनका बुनियादी अधिकार है कि उनको कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को कहा कि हुजूर इतने दिन से हमको बंद करके रखा है, लेकिन हमसे कुछ पूछा ही नहीं। तो इसका मतलब एक तरह से वो इसको वैध ठहरा है कि आपने अगर बंद करके रखा है तो पूछ तो लीजिए। लेकिन मोहन गोपाल याद दिलाते हैं कि इसको मत भूलिए कि यही आपके मूल अधिकार का उल्लंघन है, जो अधिकार आपको संविधान ने दे रखा है, और उस अधिकार को हम में से किसी को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन हम में से अधिकतर लोग भूल चुके हैं, और इसीलिए आज जब हम रवि रे की स्मृति में इकट्ठा हुए हैं, रवि रे जैसे व्यक्ति की स्मृति में, और ऐसे लोग, वो चाहे रवि रे हों या जवाहरलाल नेहरू हों या उस आंदोलनों से निकले हुए लोग हैं जिनको मैं कहता हूं कि बैरिकेड से लेकर और सत्ता तक की यात्रा जिन्होंने दूर की और दोनों के संतुलन को या दोनों के तनाव को साधने की कोशिश की, तो रवि रे जो कि एक समाजवादी आंदोलनकर्ता और रवि रे जो कि भारतीय संसद के स्पीकर या उसके अध्यक्ष के रूप में नियमन करने वाले व्यक्ति, इन दोनों में एक संबंध है, और वो संबंध ये है कि आंदोलन जिन मूल्यों को जन्म दे रहा है, क्या उन मूल्यों को संस्थानीकृत किया जा सकता है, क्या उन मूल्यों को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है, या हम पूरी तरह से इसको लेकर निराश हो जाएं कि हम जिन मूल्यों की बात करते हैं वे मूल्य संस्थानीकृत हो ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही संस्थान के अंदर वो आएंगे, संस्थान की प्रवृत्ति होगी कि वो उन मूल्यों को ध्वस्त करें। महाभारत का उल्लेख करते हुए मेरे एक मानवाधिकार कार्यकर्ता मित्र ने एक बार कहा था कि दुर्योधन ने कहा, हालांकि बेचारे दुर्योधन पर ही सारा आरोप लगता है, लेकिन दुर्योधन ने कहा कृष्ण को, मुझे पूरा प्रसंग याद नहीं, लेकिन मैं उसका भावार्थ आपको सुनाता हूं कि ऐसा नहीं है कि मुझे यह नहीं मालूम कि धर्म क्या है, लेकिन धर्म की ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं। और उसने कहा यह भी मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे यह नहीं मालूम कि अधर्म क्या है। संकट यह है या विडंबना यह है कि अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं। तो सत्ता को यह पता है कि धर्म क्या है, लेकिन धर्म की तरफ उसकी प्रवृत्ति नहीं। और सत्ता शायद हमको यह कहना चाहती है मैं क्या करूं, मुझको मालूम है कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं, यानी मैं अधर्म करने के लिए बाध्य हूं,
और इसके लिए आप मुझे दोषी न ठहराएं। सत्ता हमसे यह अनुरोध करना चाहती कि मैं अधर्म करने के लिए, सत्ता होने के कारण ही अधर्म करने के लिए मैं बाध्य हूं। और संभवतः इसी कारण सारे राजनीतिक दल जो स्वयं को सत्ता की संरचना का अंग मानते हैं, वह यह मानते हैं कि अधर्म करना उनकी बाध्यता है। राजनीतिक दलों से अगर आप यह पूछें कि आपने यह कैसे किया कि आप अपने सिद्धांत के विरुद्ध चले गए और आपने इस प्रकार का गठबंधन कर लिया, तो वे कहेंगे समय की मांग थी, है ना, या सत्ता की मांग थी, या उसकी बाध्यता थी, या एक जो दूसरा सुंदर शब्द वो इस्तेमाल करेंगे वह है रणनीति थी, जिसमें वे नीति और रणनीति दोनों को अलग करते हैं। वे कहते हैं नीति हमको पता है, लेकिन नीति हमेशा काम नहीं करती है, इसलिए रणनीति से हमें काम लेना पड़ता है। और धीरे धीरे हमें यह मालूम पड़ता है कि नीति शब्द ही हमारी स्मृति से लुप्त हो चुका है, जो बचा रह गया है वो रणनीति। और हमारा पूरा स्वभाव, समाज का पूरा स्वभाव एक तरह का रणनीतिक स्वभाव हो जाता है, नैतिक स्वभाव नहीं रहता है, वो स्ट्रेटेजिक या रणनैतिक स्वभाव हो जाता है। हम एक दूसरे से भी जो रिश्ता बनाते हैं वो रणनैतिक रिश्ता होता है, नैतिक रिश्ता नहीं होता है, ईमानदार रिश्ता नहीं होता है। और इसीलिए रवि रे जिस धारा में दीक्षित हुए थे, जिसे हम कह सकते हैं कि वह स्वाधीनता आंदोलन की धारा थी, और स्वाधीनता आंदोलन की विशेषता सिर्फ यह नहीं थी कि उसने अंग्रेजों की गुलामी से भारतवर्ष को आजाद दिलाया, बल्कि स्वाधीनता आंदोलन की विशेषता यह थी कि उसने यह कहा कि हम जिस स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं उस स्वतंत्रता की बुनियाद ही मित्रता में। और इसलिए जब गांधी से यह पूछा गया कि स्वतंत्रता के बाद यूरोपियंस का भारत में क्या स्थान होगा, तो गांधी ने कहा यूरोपियंस भारत में भारतीयों की तरह समान अधिकार के साथ रहेंगे। इस बात को बाद में नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में समझा, जब उनके संघर्ष में उनको विजय प्राप्त होने लगी। मित्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। यह बात स्वाधीनता आंदोलन ने स्थापित की। लेकिन स्वाधीनता आंदोलन ने एक दूसरी चीज भी की, जिसके बारे में नेहरू ने कहा गांधी पर चर्चा करते समय। नेहरू ने कहा कि गांधी क्यों इतने महान थे। गांधी इसलिए इतने महान थे कि उन्होंने अपने बारे में भी कहा, नेहरू ने, और भारत के दूसरे लोगों के बारे में भी कहा कि गांधी ने हम जैसे साधारण लोगों को अचानक ही एक अत्यंत ही उदात्त स्तर पर ले जाकर प्रतिष्ठित कर दिया। यह तो उनकी उपलब्धि थी कि साधारण लोगों में उन्होंने असाधारणता का प्रवेश करा दिया, लेकिन हम उस ऊंचे स्तर पर, ऊंची सतह पर, हम जो लोग बहुत ही साधारण थे, हम उस ऊंची सतह पर एक बहुत लंबी अवधि तक रह सके, यह गांधी की उपलब्धि थी। और इसलिए जब नेहरू भारत के बारे में बात करते हैं तो वे कहते हैं कि असल चीज, अंग्रेजी में वे कहते हैं, व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लोग कैसे होंगे। नेहरू से जब पूछा जाता है कि भारत के बारे में आप कैसे सोचते हैं, तो नेहरू ये कहते हैं कि भारत यानी क्या। जब मैं भारत सोचता हूं तो मुझे 40 करोड़ अलग अलग व्यक्तियों का ध्यान आता है। 40 करोड़ अलग अलग व्यक्ति। और यह बात एक प्रधानमंत्री कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि भारत का मतलब एक जनता, वह कह रहा है 40 करोड़ अलग अलग व्यक्ति। यानी आपको 40 करोड़ व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक लोग को ध्यान में रखना है। आप जो भी नीति बना रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, हमेशा उसकी सीमा का ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी नीतियां इन 40 करोड़ अलग अलग लोगों के मनोविज्ञान को के साथ पूरी तरह न्याय कर पाएंगी, यह तय नहीं है। और इसीलिए जब मैं संविधान सभा में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैं उनको स्वर को देख रहा था, जिसमें वे कह रहे हैं कि हम अपनी अपर्याप्तता का अनुभव कर रहे हैं। उस स्वर में एक विनम्रता है। वह विनम्रता इतिहास के समक्ष
खड़े होने की विनम्रता है। इतिहास जो दायित्व दे रहा है, उस दायित्व की गुरुता को वहन करते हुए अपनी सीमाओं का ध्यान है, कोई अहंकार नहीं है। यह दावा नहीं है कि हम सब कुछ कर पाएंगे। उस वक्तव्य में बार बार वे अपनी सीमाओं और अपर्याप्तताओं की चर्चा कर रहे हैं। संविधान सभा की बात करते समय वे कहते हैं कि यह संविधान सभा हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं बनी है, हमें इसका पूरा पता है। इस संविधान सभा में बहुत सारे लोगों को बैठना चाहिए था, वे नहीं हैं, हमें इसका पता है। उन सारी अनुपस्थितियों का वे पहले एहतराम करते हैं, उनको नोट करते हैं, जो हैं उनसे ज्यादा जो नहीं है। और इसीलिए जो हैं वे जो कुछ भी तय कर रहे हैं, उस तय करने में उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी का परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि उसका असर जो नहीं बैठे हैं उन पर भी पड़ने वाला है और वो उनकी तरफ से भी फैसला कर रहे हैं। यह विनम्रता संविधान की विनम्रता है। इस विनम्रता के बाद हम उस क्षण में प्रवेश करते हैं जो क्षण आज का क्षण है। और इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि अगर हम उस क्षण को विनम्रता का क्षण कहेंगे तो आज के क्षण को हम राष्ट्रवादी अहंकार का क्षण कह सकते हैं। यह राष्ट्रवादी अहंकार का क्षण है जो व्यक्ति की इयत्ता को स्वीकार नहीं करता है, जो व्यक्ति को कहता है कि तुम्हारे होने का कोई मतलब नहीं। ध्यान रहे, उच्चतम न्यायालय में इसी सरकार के वकील ने कहा था, उच्चतम न्यायालय को कहा था, सर्वोच्च न्यायालय को, कि व्यक्ति का उसके शरीर पर पूरा अधिकार नहीं है। आप उस पूरे मुकदमे को याद कीजिए जो मुकदमा निजता के अधिकार को लेकर चल रहा है, उस मुकदमे को और आधार के मुकदमे को आप याद कीजिए और उसमें सरकार की तरफ से जो दलीलें दी जा रही थी उन दलीलों को याद कीजिए। उन दलीलों में सरकार ये कह रही थी हमारा और आपका अपने ऊपर पूरा अधिकार नहीं। सरकार ये जो कह रही थी उसका सीधा अर्थ ये था कि हम और आप उसकी चीज हैं, उसकी वस्तु हैं और वह हमारे साथ जो चाहे वो कर सकती है, हमारे शरीर का जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकती है, हमारे किसी शरीर के किसी अंग का जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकती है। वो चाहे तो आपकी फेस प्रोफाइलिंग करा सकती है, वो चाहे तो आपके अंगूठे के निशान का इस्तेमाल कर सकती है, दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए यह क्षण जो सिर्फ आज का क्षण नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि अगर इसे समय सीमा में बांधना पड़े तो पिछले 6 वर्षों का क्षण है। यह क्षण राज्य के राष्ट्रवादी अहंकार का क्षण है जिसमें वह व्यक्ति को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। और चूंकि वो व्यक्ति को खत्म करना चाहता है, इसलिए उसे एक दूसरी चीज भी करनी पड़ती है, या वह करके ही वो व्यक्ति को समाप्त कर सकता है। उसके बारे में प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती ने शुरू में कहा और वह चीज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कही गई, जिसके बारे में बार बार लोग कहते हैं कि वह हमारे संविधान ने कभी नहीं कहा। वह यह कि भारत में अल्पसंख्यकों, वह एक ही वाक्य में लिखा हुआ है, अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक समुदायों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा का विशेष इंतजाम किया जाएगा। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत करते समय जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं, यह वादा है एक तरह से संविधान सभा का। आज यह कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक के अधिकार की बात करता है वह दरअसल विभाजनकारी है। संविधान सभा की बहस को आप पढ़ें और आज लगने वाले इन आरोपों को पढ़ें। जब आज ये कहा जाता है कि भारतीय गणतंत्र का प्राथमिक दायित्व होगा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, जो सबसे ज्यादा दबे कुचले हैं, जिनमें आदिवासी हैं, दलित हैं, उनके अधिकारों की रक्षा, तब यह कहा जाता है कि आप दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। संविधान में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो संकल्प व्यक्त किया गया उसको दोहराने को पर आज आरोप लगाया जाता है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए यह प्रश्न सहज ही उठता है कि भारत चला किधर था और जा किधर रहा है। यह प्रश्न जो अपने वक्तव्य का मैंने विषय रखा था, भारत किधर, यह प्रश्न नेहरू ने एक लेख निबंधों की श्रृंखला में किया था 1933 में। जेल से रिहा होने के बाद अंग्रेजी में लिखे गए निबंधों की श्रृंखला थी।
जिसका शीर्षक था विदर इंडिया, बाद में ये किताब की शक्ल में, छोटी किताब की शक्ल में छपी। उसमें नेहरू ने देश की परिस्थिति का विश्लेषण करने के बाद में आशा व्यक्त की कि भारत की दिशा निश्चित है, भारत समानता की दिशा की तरफ जाएगा, भारत समाजवाद की दिशा की तरफ जाएगा, और कोई दिशा हो ही नहीं सकती। भारत एक ऐसी दिशा की तरफ जाएगा जिसे आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों की दिशा कह सकते हैं। नेहरू को इसे लेकर पूरी आश्वस्ति थी। 1933 के विदर इंडिया में आप इस सकारात्मक स्वर को सुन सकते हैं। 1933 से लेकर 1947 तक भारत में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई, खून खराबा हुआ, लेकिन उसके बाद भी यह विश्वास लोगों के दिल से मिटा नहीं कि भारत इस दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन आज जब हम यहां खड़े होकर समाजवाद शब्द का भी उल्लेख करते हैं तो उसमें स्वयं हमें ही संदेह होने लगता है, क्योंकि उसमें जो पहला पद है समाज, इस समाज के को लेकर दुविधा पैदा हो गई है। हम दरअसल किस समाज की बात कर रहे हैं? यह समाज किन लोगों का समाज है? इस समाज में किसका किससे क्या रिश्ता है और किससे किसकी क्या भागीदारी है? प्रोफेसर पटनायक से दोपहर में बातचीत हो रही थी, उसके बाद मैंने एक खबर पढ़ी, कल तमिलनाडु में प्रोफेसर पटनायक, उनको जानते हैं, यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग जानते हैं, प्रोफेसर गणेश देवी। प्रोफेसर गणेश देवी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के मुखिया से मिला, स्टालिन से, और उन्होंने कहा कि वे एक भाषा का आंदोलन शुरू करने वाले हैं जो द्रविडियन लैंग्वेजेस या इक्वल रिस्पेक्ट टू लैंग्वेजेस का आंदोलन होगा, सारी भाषाओं को समान अधिकार का आंदोलन होगा। उसमें कहना पड़ा कि भारत में हर 4 लोगों में से एक व्यक्ति हिंदी बोलता है, लेकिन 3 हिंदी नहीं बोलते हैं, और इन 3 लोगों का भाषाई अधिकार भी हिंदी के अधिकार के समान ही है। लेकिन यह बात आजादी के 70 साल बाद क्यों कहनी पड़ रही है? क्यों? जो देश अपने आप को, जिस शब्द का बार बार उच्चारण यहां होता है, विविधता का, अंग्रेजी में जिसे प्लूरल कहा जाता है, प्लूरल सोसाइटी, जिसका हम बार बार उल्लेख करते हैं, क्यों उस समाज में 73 साल के बाद आजादी के और संविधान के लागू होने, संविधान के स्वीकार किए जाने के 70 साल के बाद यह कहना पड़ रहा है कि भारत की हर भाषा को समान अधिकार मिलना चाहिए? क्यों ये आशंका भारत के अन्य भाषाई समुदायों में पैदा हो रही है? इसका अर्थ यह है कि हमने जो आरंभ किया था, जिसमें सिर्फ भारत का मतलब भारत राज्य का निर्माण नहीं था, बल्कि भारत समाज का निर्माण भी था, और वह यात्रा हमारी कहीं बाधित हो गई और भारतीय समाज का निर्माण संकट में पड़ गया, वह अवरुद्ध हो चुका है, और उस पर हम पर्याप्त बातचीत नहीं कर रहे हैं। 9 नवंबर को जो निर्णय हुआ, उस निर्णय के पहले एक और निर्णय हुआ, उसकी चर्चा भी प्रोफेसर मोहंती ने की। वह निर्णय था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का निर्णय, जो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने किया असम के। असम में जो एनआरसी लागू हुई, जिसके बाद संसद में गृह मंत्री ने अब यह कहा है कि पूरे भारत में उसको लागू किया जाएगा, यानी अब यह प्रश्न फिर से खोल दिया गया है कि यहां बैठे हुए सारे लोग भारत के हैं कि नहीं हैं, यह उनको प्रमाणित करना पड़ेगा, और उसके लिए कौन से दस्तावेज देने होंगे, ये आज जो सत्ता में हैं वे लोग तय करेंगे। भारत की यात्रा अगर एक बहुत लंबी यात्रा है, तो उस यात्रा में आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, मानना चाहिए कि वो एक बहुत छोटे काल के लिए बैठे हैं, और उनको इस बात का अधिकार नहीं है कि कौन भारतीय होगा और कौन भारतीय नहीं होगा, इसकी परिभाषा वे करें। इसकी परिभाषा की जा चुकी है और उसको फिर से खोला नहीं जा सकता है, लेकिन उसे फिर से खोला जा रहा है। इसका मतलब ये कि भारतीय समाज क्या है, यह प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना अभी बाकी है। ऐसा क्यों है कि असम में या असम के आसपास के इलाकों में या दूसरी जगह इस बात को सहज ही स्वीकार्य माना जाता है कि भारत आने जाने वाले लोगों से बना हुआ नहीं है। कुछ लोगों का कुछ जगह पर विशेष अधिकार होगा
और उस विशेष अधिकार को चिन्हित किया ही जाना चाहिए। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप से जो सिद्धांत निकल कर आता है वह सिद्धांत यह है, जो दूसरी तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में प्रतिध्वनित होता है, जिसमें यह कहा जाता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले वे सारे शरणार्थी जो ये साबित कर सकें कि उनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ है, उनको भारत की नागरिकता मिल सकती है। शर्त सिर्फ यह है कि वह मुसलमान ना हो, यानी मुसलमानों को बाहर रखकर किसी को भी मिल सकती है। यह भारतीय नागरिकता की नई परिभाषा है। दिक्कत यह है कि इस नई परिभाषा से भारत में जितना रोष उमड़ना चाहिए वह रोष उमड़ता हुआ नहीं दिखलाई पड़ रहा है, और उसका रिश्ता 9 नवंबर के उस निर्णय से है जिस पर हम बात करना चाहते हैं। 9 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया, जिसमें उसने ये कहा कि हाँ, यह बात ठीक है कि अयोध्या में 2.77 एकड़ भूमि पर जो एक मस्जिद खड़ी थी, वह मस्जिद 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 16वीं शताब्दी से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक वह मस्जिद वहां थी। उच्चतम न्यायालय इसको स्वीकार करता है। उच्चतम न्यायालय इसको भी स्वीकार करता है कि उस मस्जिद में 22 नवंबर 1949 तक नमाज पढ़ी जा रही थी, जब तक कि रात में उसमें कुछ मूर्तियां चोरी चोरी नहीं रख दी गई। उच्चतम न्यायालय इसको भी स्वीकार करता है कि नवंबर 1949 की रात को जो मूर्तियां रखी गई वो पूरी तरह से गैर कानूनी का कृत्य था, वह कानून का उल्लंघन था, एक तरह से कहा जा सकता है असंवैधानिक था। राम और दूसरी मूर्तियां जो रखी गई वह गैर कानूनी तरीके से चोरी चोरी वहां रखी गई, यह उच्चतम न्यायालय स्वीकार कर रहा है। वो यह स्वीकार कर रहा है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद आपराधिक तरीके से गिराई गई, कानून का उल्लंघन करते हुए गिराई गई। लेकिन उसके बाद वह फैसला बहुत अजीब देता है। मस्जिद थी, मस्जिद में मूर्ति चोरी चोरी गैर कानूनी तरीके से रखी गई, मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही थी, मस्जिद को गिराया गया आपराधिक तरीके से, किंतु जिस जगह पे मस्जिद खड़ी थी वह जगह हिंदुओं को दी जाएगी। इस फैसले का जो भी अर्थ आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। हमारे बहुत सारे विधिवेत्ताओं ने, और वे सब भारतीय राष्ट्र के शुभचिंतक हैं, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी जैसे लोग, वे सब चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्र राज्य बना रहे, धर्मनिरपेक्ष रहे। उन्होंने बहुत मेहनत की इस फैसले की व्याख्या सकारात्मक ढंग से करने की, लेकिन इस फैसले में जो चीज छिपी हुई है वह क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मस्जिद जहां खड़ी थी उसको हम पूरी एक जगह मानते हैं, उसको हम विभाजित नहीं करते हैं। यह तर्क लेकर उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो निर्णय है वह गलत इसलिए है कि उसने 3 हिस्सों में उसको बांट दिया, 3 पार्टियों को दे दिया। हम उसको 3 हिस्से में नहीं बांटते, हम उसको पूरा एक हिस्सा मानते हैं, इसलिए 3 हिस्से में बांटने वाला फैसला गलत है। पहले यह कहा कि पूरा मानते हैं, उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने खुद ही उसको 2 हिस्से में बांट दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा ऐतिहासिक साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि उसके बाहरी हिस्से में हिंदू पूजा अर्चना कर रहे राम चबूतरा, यह प्रमाणित होता है, इसलिए उस हिस्से पर हिंदुओं का जो अधिकार है वह सिद्ध हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी उच्चतम न्यायालय ने पहले कहा पूरी जमीन है, फिर उसको खुद ही बांट दिया, बांट कर कहा इसमें हिंदुओं का अधिकार निश्चित हो गया, तो बाहर वाला हिस्सा तो हिंदू को मिल गया। अब रह गया अंदर का हिस्सा। अंदर के हिस्से में खुद ही कह चुका है न्यायालय कि वहां नमाज पढ़ी जा रही थी, खुद ही कह चुका। लेकिन तब आगे वो क्या करे? तब वो कहता है
ये जो हिंदू पूजा अर्चना करते थे राम चबूतरा पर, वो हमेशा उस तरफ देख के पूजा अर्चना करते थे। वो जो जगह थी उस तरफ देख के पूजा अर्चना करते थे। इसका मतलब वो लगातार अधिकार अपना बदला रहे थे जो उस पर है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा इट वॉज ऑलवेज ए कंटेस्टेड साइट, यानी हिंदू जो पूजा अर्चना कर रहे हैं वो उस दिशा में देख के कर रहे हैं, इसलिए उस दिशा पर उन्होंने अपना अधिकार छोड़ा नहीं, वहां जो जगह। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय एक और बहुत अजीब प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न पूछता है, हाँ ये ठीक है कि 1857 के बाद 1949 तक आप नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन 1857 के पहले पढ़ रहे थे कि नहीं, इसका सबूत ही नहीं। 16वीं शताब्दी से 1857 तक आप नमाज पढ़ रहे थे कि नहीं, इसका सबूत नहीं। अब कोई उच्चतम न्यायालय से यह पूछे, और बहुत सारे लोगों ने पूछा, हम लोगों ने भी पूछा कि इसका सबूत क्या है कि हिंदुओं की वो जगह थी, इसका भी सबूत नहीं। आप सबूत मांग रहे हैं 1857 के पहले का। अगर आप ये मानते हैं कि एक मस्जिद खड़ी थी, तो वह मस्जिद कोई फुटबॉल खेलने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किए जाते। मस्जिद अगर है तो उसमें नमाज पढ़ी जाती। वह मस्जिद कोई छोड़ दी गई मस्जिद भी नहीं थी, परित्यक्त भी नहीं थी। उच्चतम न्यायालय खुद कहता है इट वॉज नॉट एन अबंडेंट मॉस्क। वो मस्जिद इस्तेमाल में आ रही थी, इसका मतलब उसमें नमाज पढ़ी जा रही। तो फिर आप 1857 के पहले का प्रमाण मुसलमानों से मांगते हैं। हिंदुओं का विश्वास मात्र ही प्रमाण हो जाता है, उनका कहना ही प्रमाण हो जाता है, बाकी को दस्तावेज लाने हैं। अब यह पता तो किसी को नहीं था कि 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ऐसा फैसला करने वाला है, वरना हो सकता है उस समय के जो लोग थे वो कोई लॉग बुक रखते मस्जिद के बाहर कि हर नमाज के पहले अपना नाम लिख दिया करो, जिससे लॉग बुक से पता चल जाएगा और उच्चतम न्यायालय को एक रिकॉर्ड दिया जाए 16वीं शताब्दी से लेकर 1857 तक। इस फैसले का गहरा अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार विश्वासों में एक पलड़े पर हिंदू विश्वास को रखा और एक पर मुसलमानों के विश्वास को रखा और कहा हिंदुओं का जो विश्वास है वो भारी है, उसको न मानने का कारण नहीं। उन्होंने पूरी जमीन हिंदू पक्ष को देने के पीछे जो दलील दी, उस दलील को भी हम ध्यान में रखें। उन्होंने कहा कि अगर इस जमीन को बांटा जाएगा तो कोई भी पक्ष उसको अपने पास शांति से नहीं रख पाएगा, इसलिए भलाई इसी में है कि एक पक्ष को दे दिया जाए जिससे शांति बनी रहे। लेकिन पूछा जा सकता था कि तो इसी पक्ष को क्यों? और यह प्रश्न भी किसी ने नहीं किया कि यह आप सर्वोच्च न्यायालय यह कह चुका है इसके पहले, और उसे भी हम ध्यान में रखें कि इस्लाम में मस्जिद में नमाज पढ़ना अनिवार्य नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ा जाना अनिवार्य नहीं है, मस्जिद अनिवार्य नहीं। इसका अर्थ यह है कि इस सिद्धांत का सहारा लेकर मस्जिदों को अप्रासंगिक ठहराया जा सकता है, लेकिन इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं कर रहा है कि रामलला की वही जन्मभूमि थी, यह हिंदू मत के लिए कैसे सबसे अनिवार्य है। क्योंकि अगर मैं अपने जीवन की याद करूं, और यहां बैठे हुए ज्यादातर लोग याद कर सकते हैं कि 1980 के पहले, 80 के दशक के पहले हिंदुओं के घरों में, और मैं हिंदू घर का ही हूं, यह कोई चर्चा का विषय नहीं था कि राम जी का एक जन्म स्थान है। जो तीर्थ स्थल हिंदू तय करते हैं, उन तीर्थ स्थलों में अयोध्या और राम जन्मभूमि एक अनिवार्य तीर्थ स्थल नहीं है। तो फिर वह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र कैसे हो गया, इस प्रश्न पर किसी ने बात नहीं। इस निर्णय का कश्मीर के निर्णय से क्या संबंध है? इस बात को और इस निर्णय का एनआरसी के निर्णय से क्या संबंध है, इस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। भारत की यात्रा
जो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को पूरा करके और स्वीकार करके शुरू हुई थी, जिसमें यह विश्वास था और एक उत्साह था कि हम एक समाज बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, वह यात्रा अब किस अंधी गली में फंस गई। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि भारत में अगर मैं, जो कि बिहार और झारखंड का रहने वाला हूं और दिल्ली का हूं, तो क्या मैं उड़ीसा के लोगों के लिए अपने आप को उत्तरदायी महसूस करता हूं या कर सकता हूं? या भारतवर्ष में अब यह कहा जा रहा है कि उड़ीसा अलग ढंग से काम करेगा, तमिलनाडु अलग ढंग से काम करेगा, त्रिपुरा अलग ढंग से काम करेगा, नागालैंड अलग ढंग से काम करेगा। तो क्या 70 वर्षों में जो हमने उपलब्ध किया है वो यही है? जो दुविधा हमारे समक्ष है वह यह है कि इस लुभावने नारे का, जो लुभावना नारा दिया जाता है कि एक देश, एक जनता, एक विधान, एक प्रधान, इस नारे का हम सामना कैसे करें और फिर भी हम एक राष्ट्र कैसे बने रहें? और एक राष्ट्र बने रहने का मतलब क्या है? एक राष्ट्र बनने का मतलब वह है जिसे आरंभ में प्रोफेसर मोहंती ने कहा, उन जन आंदोलनों में शिरकत करना जो जन आंदोलन जन को जीवित रखते हैं। राज्य जन को प्रजा में बदलने का प्रयास करता है। उस जन को अगर फिर से जीवित रखना है और सक्रिय रखना है तो वह काम जन आंदोलनों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। मैंने आपसे ये कहा था कि जब ये यात्रा शुरू हुई थी, आप उसे मान लें 1947 से 1950 से मान सकते हैं, 26 नवंबर 1949 से मान सकते हैं। उस समय अपनी सीमाओं का पूरा एहसास जिन लोगों के कंधों पर यह बोझ पड़ा था उनको था। उनको ये पता था कि वो एक विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों में चल रहे समाज को लेकर चल रहे हैं। उदाहरण के लिए जाति को ले लीजिए। जाति के प्रश्न का समाधान क्या राज्य अकेले कर सकता है? वो राजकीय विधान बना सकता है, लेकिन जाति के प्रश्न को लेकर स्वतंत्रता आंदोलन के पहले अगर दो व्यक्तियों का नाम ले, एक गांधी और दूसरा अम्बेडकर, तो वह पूरी परियोजना बाद में सिर्फ और सिर्फ चुनावी परियोजना में बदल गई। तो दूसरा, हम एक पक्ष को भूल गए जिस पर प्रायः जब बात होती है राजनीतिक सिद्धांत भी निर्मित होते हैं, तो उस पक्ष, चूंकि वह पक्ष इतना अस्पष्ट है कि उसको कैसे पकड़ा जाए समझ में नहीं आता है, वह है मानवीय मनोविज्ञान या समुदायों का मनोविज्ञान। नेहरू को पढ़ते समय मैं हमेशा आश्चर्यचकित होता हूं कि वो इस मनोविज्ञान की बात बार बार करते हैं, साइकोलॉजी। हम उसकी बात भूल गए। वो एक ऐसी चीज है जो इतनी जल्दी और राजकीय विधानों से उसका परिवर्तन संभव नहीं है। तीसरी चीज हम एक और भूल गए, वो ये कि 1947 में या 1950 में उसी समय एक प्रयास हो रहा था भारत पर कब्जा करने का। गांधी की हत्या उसकी एक कड़ी थी। गांधी की हत्या के बाद और नेताओं की हत्या की योजना भी थी। कम से कम 2 नेताओं की हत्या का पूरा की योजना का प्रमाण है, नेहरू और दूसरा नाम शहीद सोहरावर्दी का है, जो बाद में पाकिस्तान का है। और उसके जरिए उथल पुथल करके भारतीय राज्य पर कब्जा किया। वह प्रयास कभी रुका नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगा कि वो है नहीं। जिन लोगों ने कहा आजादी झूठी है, उनकी मंशा में संदेह नहीं है, लेकिन वो आजादी को कुछ अंतिम रूप से प्राप्त होने वाली चीज मान रहे थे जो एक क्षण में मिलती है। संविधान सभा में उस दुविधा को आप देख सकते हैं जब वो कह रहा है कि यहां सारे लोग बैठे हुए हैं, राज्य के लोग हैं, राज्य में कैसे गवर्नेंस होगा ये उनका मामला है, नवाबी रहेगी, राजा रहेंगे, क्या रहेंगे उनका मामला है। एक बहुत संतुलन कायम करने की कोशिश की जा रही है। तो संविधान एक समय हासिल किया गया एक तरह का समझौता है, एक करार है, जो समझौता हम सब लोग एक दूसरे से कर रहे हैं।
उसके बाद उस पर ईमानदारी से चलने का भी मामला था। तो जब आप ये कहते हैं कि 60 सालों में हम लोगों के साथ बुरा ही बुरा हुआ, तो मैं समझ नहीं पाता हूं कि उसका क्या उत्तर दिया जाए, क्योंकि उसके पहले ये कहना पड़ेगा कि हमें आजादी मिली ही नहीं। तो जो ये कह रहे थे कि हमें आजादी मिली ही नहीं, अब वो ही बहुत जोरों से कह रहे हैं इसी की रक्षा करनी है, क्योंकि वो इस संविधान को भी मान नहीं रहे थे कि ये संविधान काम की चीज नहीं। लेकिन ये जो सिद्धांत हैं समानता का, बंधुत्व का, न्याय का और बराबरी का और स्वतंत्रता का, ये सिद्धांत नए सिद्धांत, आप जाके परंपराओं में खोज सकते हैं, लेकिन इन सिद्धांतों को स्वीकार करना लोगों के लिए बहुत कठिन है और उसमें बहुत धीरज के साथ दूर तक चलना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में एक जो सहमति बननी चाहिए थी इन सिद्धांतों को लेकर, एक बड़ा मोर्चा बनना चाहिए था, वह बनने के पहले ही प्रतियोगिता आरंभ हो गई और उस प्रतियोगिता का लाभ उन शक्तियों ने लिया जो आज हमारे ऊपर काबिज है। ये मेरी अपनी समझ है, बिल्कुल गलत हो सकती है। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि हमारे संविधान ने व्यक्ति की कल्पना एक अधिकार युक्त व्यक्ति के रूप में की, यानी व्यक्ति वह है जिसके पास उसके अस्तित्व से जुड़े हुए अधिकार हैं। उसके होने का मतलब ही वो सारे अधिकार उसके पास। लेकिन 1976 में आपातकाल लगने के बाद हम सबको मालूम है इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक प्रस्ताव रखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज का भी चैप्टर उसमें डाला जाए, और अब यह कहा जा रहा है खासकर इस सत्ता के द्वारा कि हमारी यात्रा होनी चाहिए अधिकार से कर्तव्य की ओर। अभी इस सरकार के दो नारे आए हैं, अधिकार से कर्तव्य की ओर, और दूसरा नारा उसका आया है संविधान से समरसता की ओर। इन दोनों में जो धोखा छिपा हुआ है उस धोखे को हमें समझना चाहिए, क्योंकि संविधान उन असमानताओं को पहले देखता है, उनको चिन्हित करता है, उनको स्वीकार करता है और इसीलिए कहता है ये यात्रा है, इसलिए संघर्ष हो। लेकिन जब आप कहते हैं संविधान से समरसता, तो आप उस संघर्ष को समाप्त कर देना चाहते हैं। जो संघर्ष करेगा वो राजद्रोही हो जाएगा। और उसी तरह जब आप कहते हैं अधिकार की जगह कर्तव्य, तो आप नागरिक से उसका अधिकार छीन लेना चाहते हैं, यानी नागरिक को वापस प्रजा में बदल देना चाहते हैं। तो अब हमारे सामने एक संघर्ष अपनी नागरिकता को बचा के रखने का है, यानी प्रजा हम ना बन जाएं, नागरिक बने रहें। शुक्रिया, धन्यवाद।